हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत उपनिवेश काल में शिक्षा। उपनिवेश काल अंग्रेजी हुकूमत के दौरान शिक्षा से संबंधित है। आप यूँ कहें कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय लोगों ने कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण किया या कहाँ कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया, या उपनिवेश काल की व्यवस्था के अंतर्गत वो लोग किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करने के लिए सीखने के लिए सीखते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाए। यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से, शासनिक दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, साहित्य और समाज के दृष्टिकोण से कौन कौन से परिवर्तन आए, कौन कौन सी चीज़ सीख करके भारतीय समाज आगे बढ़ता गया, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं उपनिवेश काल में यानी ब्रिटिश शासन के दौरान अगर देखा जाए तो सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के लोग पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान के संपर्क में आए, से संपर्क मिला। यानी कहने का मतलब ये है, जब 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत ही नहीं पूरे विश्व में ज्ञान और विज्ञान से संबंधित बात विचार को जानने, परखने और उस तरह से व्यवहार करने, परिवर्तन लाने के लिए लोग प्रेरित हुए थे। इसलिए भारत भी इससे प्रेरणा प्राप्त हुआ। यानी कहने मतलब पाश्चात्य का मतलब यूरोपीय देशों से भारत ने भी ज्ञान यानी समाज के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, क्रियाओं के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में प्राप्त किया। साथ ही विज्ञान के नए नए आविष्कारों ने भी उसे उत्पादन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, लाभ के क्षेत्र में इत्यादि में कई चीज़ें जो है सीखने का स्रोत बना, ये शिक्षा मिली। दूसरा, अगर हम शिक्षा की बात करें तो भारतीय समाज का आधुनिकीकरण, जो भारतीय समाज में जो धार्मिक दृष्टिकोण था, जो भेदभाव का दृष्टिकोण था, या जो ये कहें कि वर्ग विभेद का जो भेदभाव था, स्त्री पुरुष के आधार पर जो भेदभाव था, वो सब छुआछूत के आधार पर जो भेदभाव था, उस सब पर जो है एक प्रकार से उसके विरोध में तर्कपूर्ण वैज्ञानिक आधार पाश्चात्य जगत से या यूरोपीय देशों से भारतीयों को सीखने को मिला था। यानी हम ये कहें कि अगर दूसरा जो महत्वपूर्ण अगर शिक्षा की बात करें उपनिवेश काल में, तो भारतीय समाज का आधुनिकीकरण, आधुनिक मतलब वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से मानवीय दृष्टिकोण का स्थापना करने हेतु विचारों का पदार्पण उपनिवेश काल में होता है भारत में। ये होता है दूसरी शिक्षा। अगर हम तीसरे शिक्षा की बात करें तो साहित्य एवं सांस्कृतिक जागृति। साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य समाज का दर्पण है। जो पाश्चात्य जो साहित्य था, वह साहित्य जीवन यापन, सुधार, विकास, मानवता के दृष्टिकोण से ज़्यादा उपयुक्त समझ में आया, इसलिए वहाँ से भी लोग भारतीयों को सीखने को मिला। जो पाश्चात्य जो संस्कृति थी, उसमें जिस हिसाब से स्वतंत्रता थी, उस स्वतंत्रता से संस्कार संबंधी गतिविधियों और अधिकारों में भी परिवर्तन का आधार बना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो महिलाएं संस्कृतियों के अंतर्गत जो दबाव महसूस, जो महिलाओं के ऊपर अधिक दबाव था या नियम प्रतिबंध थे, उसमें कमी आने का आधार उपनिवेश काल में ही बना, जिसके कारण से जो है समाज में जो है महिलाओं को स्थान और महिलाओं के विकास और संस्कार तक ही उनको अधिकार को नहीं करके, बल्कि समाज में अन्य क्षेत्रों में भी उनको अधिकार के साथ कर्तव्यों को दिलाने में सहयोग या ये संबंधी प्रेरणा या सोच समझ जागृति उपनिवेश काल से ही प्राप्त होती है। अगर हम चौथी शिक्षा की बात करें तो वैज्ञानिक उन्नति। वैज्ञानिक उन्नति का यहाँ ये तात्पर्य है कि विज्ञान के क्षेत्र में जिस प्रकार से पाश्चात्य जगत विकास कर रहा था, उसी हिसाब से भारत में भी विकास किया गया। वह विकास का आधार भले ही अंग्रेजों का शोषण का ही क्यों न रहा हो, परंतु जो वैज्ञानिक आधार या प्रेरणा मिला भारत में, उनके शोषण के लिए जो विभिन्न उपकरण अपनाए गए, उससे भी भारत में जो है वैज्ञानिक जागृतियों या खोज को बढ़ावा मिला, जिसमें जो है भारत के जो वैज्ञानिक थे 1897 में जगदीश चंद्र बसु ने भी खोज किया था। जगदीश चंद्र बसु ने एक ऐसी मशीन बना दिया जिसमें जो है वो पौधों का सुख दुख मापने का आधार बनती थी। इस तरह से जगदीश चंद्र बसु उस समय जो है उन्होंने खोज करके दिखाया कि खोज किया और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन भी किया। तो एक प्रकार से वैज्ञानिक जागृति यानी तकनीकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे जो है भारत में भी जो है इसका उदय हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में खोज
इलाज इत्यादि भी जो है भारत में भी उपनिवेश काल के ही दौरान शुरू होता है, यानी यह भी शिक्षा भारतीयों ने ग्रहण किया। पाँचवा चलते हैं जो लोकतांत्रिक संस्थाओं का उदय, यानी जो आधुनिक समय जो आप लोग पार्टी देखते हो या ये कहें कि आप जो दल की व्यवस्था देखते हो, विभिन्न दलों की जो व्यवस्था है, इसका उदय उपनिवेश काल में ही हुआ। क्योंकि उपनिवेश काल के दौरान जो राजा थे वो अलग अलग थे, जिसका उन्होंने भेदभाव की नीति का प्रयोग करते हुए अंग्रेजों ने अपने शासन को स्थापित करने में सफल हुए। तो जब राजा लोग असहाय हो गए तो उस समय जो है जो हमारे देश के जो नेता थे या महान नेता थे, नायक थे, समाज सुधारक थे, उन लोगों ने क्या किया, सभी राजाओं की जनता को एकत्र करने के लिए और एकता बनाने के लिए लोकतांत्रिक दृष्टिकोणों का स्थापन किया। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन, एक प्रकार से एक कहें। लोकतंत्र की जो गतिविधियां हैं, मत है और मतदान है और एकता है, ये सब बातों का महत्व को समझाने हेतु भी समाज सुधारकों ने, राजनेताओं ने जो है जनमानस को, सभी राजाओं के जनताओं को धीरे धीरे समझाना और एकता का, राजतंत्र से ऊपर उठ करके एकता बनाने का संदेश दिया, जिसके कारण से भारत में जो है शासन यानी लोकतंत्र के शासन का उदय हुआ और स्वस्थ लोकतंत्र के स्वरूप का संविधान के माध्यम से निर्माण भी हुआ। तो ये जो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है, जो आधुनिक व्यवस्था आप देख रहे हैं राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र, उसका भी प्रेरणा, उसका भी स्वरूप, उसका भी आकार उपनिवेश काल में ही सुनिश्चित हो चुका था। यह भी शिक्षा हमको उपनिवेश काल से ही प्राप्त होती। छठा अगर हम देखें तो शिक्षा का आधुनिकीकरण, यानी शिक्षा का आधुनिकीकरण का यह मतलब यह है कि आधुनिक का मतलब वर्तमान समय में, शिक्षा का वर्तमान समय में क्रियाकलाप का स्वरूप, इसको कहते हैं शिक्षा का आधुनिकीकरण। तो भारत में ब्रिटिश काल के दौरान ही तकनीकी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, मानवता के कल्याण हेतु या व्यक्तित्व के विकास हेतु गतिविधियां, स्त्रियों के विकास हेतु स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, धर्म के नाम पर गलत फैली हुई प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने संबंधी वाद विचार, व्यवहार, सोच समझ, ज्ञान, स्वरूप, उसका प्रमाण इत्यादि जो है उपनिवेश काल से ही प्रारंभ हो चुका था। यूँ हम कहें कि शिक्षा का आधुनिकीकरण उपनिवेश काल, ये अलग बात है कि उपनिवेश काल समाप्त होते होते ये सब स्वरूप बन चुका था, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रारंभ उपनिवेश काल में ही होता है। अगर हम ये हुआ, यानी शिक्षा का आधुनिकीकरण का जो स्वरूप है, जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं, इसका भी श्री गणेश उपनिवेश काल से ही होता है। ये अलग बात है कि इसका व्यवस्थित और व्यापक विकास स्वतंत्रता के बाद होता है, ये अलग बात है। चलते हैं सातवां, अगर हम शिक्षा की बात करें तो भारतीय पुनर्जागरण, यानी भारतीयों में पुनर्जागरण का मतलब फिर से जागरूक होना, यानी अपने देश के जो भारत में जो एकता का जो सूत्र बना समाज सुधारकों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा और विभिन्न गरम दल, नरम दल, जो भी उस समय लीडर लोग थे, नेता लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, भारत को फिर एक प्रकार से लोकतंत्र के लिए जागरूक कर दिया। यह जागरण जो चला, जो जागरूकता जनता में उत्पन्न हुई, वो भी उपनिवेश काल में हुई। इस जागरण के अंतर्गत समाज में कुरीतियों को दूर करते हुए समाज में एकीकरण का विकास किया गया। समाज को एक करने के लिए, सबका विकास करने के लिए शिक्षा में भी परिवर्तन लाने का प्रयास राजनीतिक दलों, समाज सुधारकों द्वारा भी किया गया, जो उपनिवेश काल में ही हुआ। फिर राजनीतिक दलों का निर्माण और जनता के लिए सामूहिक रूप से किस प्रकार से संघर्ष करके परिवर्तन लाया जाए, ये सब भी गतिविधियों का विकास जो है भारत में उपनिवेश काल के ही अंतर्गत हुआ। यानी भारत में पुनर्जागरण की अगर हम बात कहें तो पुनर्जागरण विज्ञान के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और जो है ये सब साहित्य के क्षेत्र में हो गया, राजनीतिक क्षेत्र में हुआ, आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना के दृष्टिकोण में हुआ। तो ये सब जो पुनर्जागरण काल है, यानी पुनर्जागरण जो भारतीय जनता में उत्पन्न हुआ, यह भी उपनिवेश काल के ही अंतर्गत सीखने को मिला। यानी जनता ने सीखा, लोगों ने एकत्रित हुआ, समूह बना, एकता बनी, आगे जो है स्वतंत्र हुआ भारत। इस प्रकार से हम देखते हैं तो उपनिवेश काल में 7 महत्वपूर्ण शिक्षाएँ भारतीय जनता ने सीखा, जिसमें ज्ञान विज्ञान से संपर्क में आए, भारतीय समाज का आधुनिकीकरण हुआ, साहित्य और संस्कृति का जागृति हुआ, वैज्ञानिक उन्नति हुई, लोकतांत्रिक संस्थाओं का उदय हुआ, शिक्षा का आधुनिकीकरण हुआ, भारतीय जनता में पुनर्जागरण काल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे।
आप समझ गए हो तो सुन करके आप नोट्स बना लीजिए ताकि परीक्षा में आपको कोई दिक्कत ना आए। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। आज के लिए इतना ही। हरिओम।